नमस्कार। आज हम सुनने वाले माइंडसेट बुक का अध्याय 2 इनसाइड द माइंडसेट्स। मानसिकता के अंदर। जब मैं एक युवा महिला थी तो मुझे एक राजकुमार जैसा साथी चाहिए था। बहुत सुंदर, बहुत सफल, एक बड़ा आदमी। मैं एक ग्लैमरस करियर चाहती थी, लेकिन बहुत कठिन या जोखिम भरा नहीं। और मैं चाहती थी कि यह सब मेरे पास इस बात की पुष्टि के रूप में आए कि मैं कौन थी। मुझे संतुष्ट होने में कई साल लग गए। मुझे एक बढ़िया लड़का मिला, लेकिन वह अभी भी प्रगति पर था। मेरा करियर बहुत बढ़िया है, लेकिन यार, यह एक निरंतर चुनौती है। कुछ भी आसान नहीं था। तो मैं संतुष्ट क्यों हूँ? मैंने अपनी मानसिकता बदली। मैंने इसे अपने काम की वजह से बदला। एक दिन मेरी डॉक्टरेट की छात्रा मैरी बंडूरा और मैं यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ छात्र अपनी क्षमता साबित करने में इतने क्यों उलझे रहते हैं, जबकि अन्य बस आगे बढ़कर सीख सकते हैं। अचानक हमें एहसास हुआ कि क्षमता के दो अर्थ हैं। एक नहीं, एक निश्चित क्षमता जिसे साबित करने की आवश्यकता है, और एक परिवर्तनशील क्षमता जिसे सीखने के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इस तरह मानसिकता का जन्म हुआ। मुझे तुरंत पता चल गया कि मेरे पास कौन सी मानसिकता है। मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा गलतियों और असफलताओं के बारे में इतना चिंतित क्यों रहता था। और मैंने पहली बार पहचाना कि मेरे पास एक विकल्प था। जब आप एक मानसिकता में प्रवेश करते हैं, तो आप एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। एक दुनिया में निश्चित गुणों की दुनिया। सफलता यह साबित करने के बारे में है कि आप स्मार्ट या प्रतिभाशाली हैं। खुद को मान्य करना। दूसरी दुनिया में गुणों को बदलने की दुनिया। यह कुछ नया सीखने के लिए खुद को आगे बढ़ाने के बारे में है। खुद को विकसित करना। एक दुनिया में असफलता का मतलब है एक झटका लगना, खराब ग्रेड प्राप्त करना, एक टूर्नामेंट हारना, नौकरी से निकाल दिया जाना, अस्वीकार कर दिया जाना। इसका मतलब है कि आप स्मार्ट या प्रतिभाशाली नहीं हैं। दूसरी दुनिया में असफलता का मतलब है विकास न करना, उन चीजों तक न पहुंचना जिन्हें आप महत्व देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। एक दुनिया में प्रयास एक बुरी चीज है। असफलता की तरह इसका मतलब है कि आप स्मार्ट या प्रतिभाशाली नहीं हैं। अगर आप होते, तो आपको प्रयास की जरूरत नहीं होती। दूसरी दुनिया में प्रयास ही आपको स्मार्ट या प्रतिभाशाली बनाता है। आपके पास विकल्प है। मानसिकताएं सिर्फ विश्वास है। वे शक्तिशाली विश्वास हैं, लेकिन वे सिर्फ आपके दिमाग में कुछ हैं, और आप अपना विचार बदल सकते हैं। पढ़ते समय सोचें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और कौन सी मानसिकता आपको वहां ले जाएगी। क्या सफलता सीखने के बारे में है या यह साबित करने के बारे में कि आप होशियार हैं? बेंजामिन बार्बर, एक प्रख्यात राजनीतिक सिद्धांतकार, ने एक बार कहा था, मैं दुनिया को कमजोर और मजबूत या सफलताओं और असफलताओं में नहीं बांटता। मैं दुनिया को सीखने वालों और न सीखने वालों में बांटता हूँ। आखिर कौन सी चीज किसी को न सीखने वाला बनाती है? हर कोई सीखने की तीव्र इच्छा के साथ पैदा होता है। शिशु रोजाना अपने कौशल का विस्तार करते हैं। सिर्फ साधारण कौशल ही नहीं, बल्कि जीवन के सबसे कठिन काम, जैसे चलना और बोलना सीखना। वे कभी यह नहीं तय करते कि यह बहुत कठिन है या प्रयास के लायक नहीं है। बच्चे गलतियां करने या खुद को अपमानित करने के बारे में चिंता नहीं करते। वे चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। वे बस आगे बढ़ते हैं। इस उत्साहपूर्ण सीखने को कौन रोक सकता है? तयशुदा मानसिकता। जैसे ही बच्चे खुद का मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाते हैं, उनमें से कुछ चुनौतियों से डरने लगते हैं। वे होशियार न होने से डरते हैं।
मैंने प्री स्कूलर से लेकर हजारों लोगों का अध्ययन किया है और यह आश्चर्यजनक है कि कितने लोग सीखने के अवसर को अस्वीकार करते हैं। हमने 4 साल के बच्चों को एक विकल्प दिया। वे एक आसान पहेली को फिर से हल कर सकते हैं या वे एक कठिन पहेली को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। इस कोमल उम्र में भी निश्चित मानसिकता वाले बच्चे जो निश्चित गुणों में विश्वास करते हैं, सुरक्षित पहेली के साथ चिपके रहते हैं। जो बच्चे होशियार पैदा होते हैं, वे गलतियां नहीं करते, उन्होंने हमें बताया। विकास की मानसिकता वाले बच्चे जो मानते हैं कि वे होशियार हो सकते हैं, ने सोचा कि यह एक अजीब विकल्प था। आप मुझसे यह क्यों पूछ रही है, महिला? कोई भी एक ही पहेली को बार बार क्यों हल करना चाहेगा? उन्होंने एक के बाद एक कठिन पहेली को चुना। मैं उन्हें हल करने के लिए मर रही हूँ, एक छोटी लड़की ने कहा। इसलिए निश्चित मानसिकता वाले बच्चे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे सफल हों। होशियार लोगों को हमेशा सफल होना चाहिए, लेकिन विकास की मानसिकता वाले बच्चों के लिए सफलता का मतलब है खुद को आगे बढ़ाना। यह होशियार बनने के बारे में है। 7वीं कक्षा की एक लड़की ने इसे संक्षेप में बताया। मुझे लगता है कि बुद्धिमत्ता एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको काम करना पड़ता है। यह आपको यूं ही नहीं मिल जाती। अधिकांश बच्चे, अगर उन्हें किसी उत्तर के बारे में यकीन नहीं है, तो वे सवाल का जवाब देने के लिए अपना हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन मैं आम तौर पर अपना हाथ उठाता हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत हूँ, तो मेरी गलती को सुधारा जाएगा। या मैं अपना हाथ उठाकर कहूँगा, यह कैसे हल होगा, या मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बस ऐसा करके मैं अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ा रहा हूँ। पहेलियों से परे। पहेली को छोड़ देना एक बात है, अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर को छोड़ देना दूसरी बात है। यह देखने के लिए कि क्या ऐसा होगा, हमने एक असामान्य स्थिति का लाभ उठाया। हांगकांग विश्वविद्यालय में सब कुछ अंग्रेजी में है। कक्षाएं अंग्रेजी में हैं, पाठ्य पुस्तकें अंग्रेजी में हैं और परीक्षाएं अंग्रेजी में हैं। लेकिन विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाले कुछ छात्र अंग्रेजी में धारा प्रवाह नहीं है, इसलिए उनके लिए जल्दी में कुछ करना समझदारी होगी। जैसे ही छात्र अपने नए साल के लिए पंजीकरण करने आए, हमें पता था कि कौन से छात्र अंग्रेजी में कुशल नहीं थे, और हमने उनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। यदि संकाय उन छात्रों के लिए एक कोर्स की पेशकश करता है जिन्हें अपने अंग्रेजी कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है, तो क्या आप इसे लेंगे? हमने उनकी मानसिकता को भी मापा। हमने उनसे यह पूछकर ऐसा किया कि वे इस तरह के कथनों से कितने सहमत हैं। आपके पास एक निश्चित मात्रा में बुद्धिमत्ता है और आप वास्तव में इसे बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। जो लोग इस तरह के कथन से सहमत हैं, वे एक निश्चित मानसिकता की ओर झुकते हैं। जो लोग एक विकास मानसिकता की ओर झुकते हैं, वे इस बात से सहमत हैं, आप हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता को काफी हद तक बदल सकते हैं। बाद में हमने देखा कि अंग्रेजी पाठ्यक्रम के लिए किसने हाँ कहा। विकास मानसिकता वाले छात्रों ने एक जोरदार हाँ कहा, लेकिन निश्चित मानसिकता वाले लोग बहुत इच्छुक नहीं थे। यह मानते हुए कि सफलता सीखने के बारे में है, विकास मानसिकता वाले छात्रों ने इस अवसर का लाभ उठाया। लेकिन निश्चित मानसिकता वाले लोग अपनी कमियों को उजागर नहीं करना चाहते थे। इसके बजाय अल्पावधि में स्मार्ट महसूस करने के लिए वे अपने कॉलेज के करियर को जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। इस तरह से निश्चित मानसिकता लोगों को गैर सीखने वालों में बदल देती है। मस्तिष्क तरंगें कहानी बताती हैं। आप लोगों की मस्तिष्क तरंगों में अंतर भी देख सकते हैं। दोनों मानसिकता वाले लोग कोलंबिया में हमारी मस्तिष्क तरंग प्रयोगशाला में आए। जैसे जैसे वे कठिन सवालों के जवाब देते गए और उन्हें फीडबैक मिलता गया, हम इस बात को लेकर उत्सुक थे कि कब उनकी मस्तिष्क तरंगें उन्हें दिलचस्पी और चौकस दिखाएंगी।
निश्चित मानसिकता वाले लोग केवल तभी दिलचस्पी लेते थे जब फीडबैक उनकी क्षमता को दर्शाता था। जब उन्हें बताया जाता था कि उनके उत्तर सही हैं या गलत, तो उनकी मस्तिष्क तरंगों से पता चलता था कि वे ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन जब उन्हें ऐसी जानकारी दी गई जो उन्हें सीखने में मदद कर सकती थी, तो उनमें दिलचस्पी का कोई संकेत नहीं था। यहाँ तक कि जब उनका उत्तर गलत होता था, तब भी उन्हें यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी कि सही उत्तर क्या है। केवल विकास मानसिकता वाले लोग ही ऐसी जानकारी पर ध्यान देते थे जो उनके ज्ञान को बढ़ा सकती थी। केवल उनके लिए सीखना प्राथमिकता थी। आपकी प्राथमिकता क्या है? अगर आपको चुनना पड़े, तो आप क्या चुनेंगे? ढेर सारी सफलता और मान्यता या ढेर सारी चुनौतियां? लोगों को सिर्फ बौद्धिक कार्यों के लिए ही ये चुनाव नहीं करने पड़ते। लोगों को यह भी तय करना पड़ता है कि उन्हें किस तरह के रिश्ते चाहिए, ऐसे रिश्ते जो उनके अहंकार को बढ़ाएं या ऐसे रिश्ते जो उन्हें आगे बढ़ने की चुनौती दें। आपका आदर्श साथी कौन है? हमने यह सवाल युवा वयस्कों से पूछा और उन्होंने हमें जो बताया वह यह है। निश्चित मानसिकता वाले लोगों का कहना है कि आदर्श साथी उन्हें एक ऊंचे स्थान पर रखेगा, उन्हें परिपूर्ण महसूस कराएगा, उनकी पूजा करेगा। दूसरे शब्दों में, आदर्श साथी उनके निश्चित गुणों को समाहित करेगा। मेरे पति कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि वे एक व्यक्ति अपने साथी के धर्म के देवता बनना चाहते थे। सौभाग्य से मुझसे मिलने से पहले उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। विकास मानसिकता वाले लोग एक अलग तरह के साथी की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका आदर्श साथी वह होगा जो उनकी कमियों को देखेगा और उन्हें सुधारने में उनकी मदद करेगा, उन्हें बेहतर इंसान बनने के लिए चुनौती देगा, उन्हें नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। निश्चित रूप से वे ऐसे लोगों को नहीं चाहते थे जो उनका मजाक उड़ाएं या उनके आत्मसम्मान को कमतर आंकें, लेकिन वे ऐसे लोग चाहते थे जो उनके विकास को बढ़ावा दें। उन्होंने यह नहीं माना कि वे पूरी तरह से विकसित, दोषरहित प्राणी हैं जिन्हें सीखने के लिए और कुछ नहीं है। क्या आप पहले से ही सोच रहे हैं, ओहो, क्या होगा अगर अलग अलग मानसिकता वाले दो लोग एक साथ हों? एक विकास मानसिकता वाली महिला एक निश्चित मानसिकता वाले पुरुष से अपनी शादी के बारे में बताती है। मैंने मुश्किल से अपने बालों से चावल निकाले थे जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। हर बार जब मैंने कुछ ऐसा कहा कि क्यों न हम थोड़ा और बाहर जाने की कोशिश करें, या मुझे अच्छा लगेगा अगर आप निर्णय लेने से पहले मुझसे सलाह लें, तो वह हताश हो जाता था। फिर मैंने जो मुद्दा उठाया उसके बारे में बात करने के बजाय मुझे सचमुच 1 घंटा उस नुकसान की मरम्मत करने और उसे फिर से अच्छा महसूस कराने में बिताना पड़ता। इसके अलावा वह अपनी माँ को फोन करने के लिए भागता, जो हमेशा उसे वह प्यार देती थी जिसकी उसे जरूरत थी। हम दोनों युवा थे और शादी में नए थे। मैं बस संवाद करना चाहती थी। इसलिए पति का सफल रिश्ते का विचारपूर्ण, बिना आलोचना के स्वीकृति पत्नी का नहीं था, और पत्नी का सफल रिश्ते का विचार समस्याओं का सामना करना पति का नहीं था। एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के लिए दुःस्वप्न था। सीईओ रोग एक कुर्सी से राज करने और परिपूर्ण दिखने की इच्छा की बात करते हुए आपको आश्चर्य नहीं होगा कि इसे अक्सर सीईओ रोग कहा जाता है। ली इकोका के साथ इसका बुरा मामला था। क्रिसलर मोटर्स के प्रमुख के रूप में अपनी शुरुआती सफलता के बाद याकोका निश्चित मानसिकता वाले हमारे 4 वर्षीय बच्चों की तरह दिखने लगे। वह केवल सतही बदलावों के साथ बार बार एक ही कार मॉडल लाते रहे। दुर्भाग्य से वे ऐसे मॉडल थे जिन्हें अब कोई नहीं चाहता था। इस बीच जापानी कंपनियां इस बात पर पूरी तरह से पुनर्विचार कर रही थी
कि कारों को कैसा दिखना चाहिए और उन्हें कैसे चलना चाहिए। हम जानते हैं कि इसका क्या नतीजा निकला। जापानी कारों ने तेजी से बाजार पर कब्जा कर लिया। सीईओ को हर समय इस विकल्प का सामना करना पड़ता है। क्या उन्हें अपनी कमियों का सामना करना चाहिए या उन्हें ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां उनके पास कोई कमी न हो? ली इयाकोका ने बाद वाला विकल्प चुना। उन्होंने अपने आप को भक्तों से घेर लिया, आलोचकों को निर्वासित कर दिया और जल्दी ही हार गए, अपने क्षेत्र की दिशा से अवगत नहीं थे। ली इकोका एक गैर शिक्षक बन गए थे। लेकिन हर किसी को सीईओ की बीमारी नहीं होती। कई महान नेता नियमित आधार पर अपनी कमियों का सामना करते हैं। डार्विन स्मिथ ने किम्बरली क्लार्क में अपने असाधारण प्रदर्शन को याद करते हुए कहा, मैंने नौकरी के लिए योग्य होने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा। ये लोग विकास की मानसिकता वाले हांगकांग के छात्रों की तरह कभी भी सुधारात्मक पाठ्यक्रम लेना बंद नहीं करते। सीईओ एक और दुविधा का सामना करते हैं। वे अल्पकालिक रणनीति चुन सकते हैं जो कंपनी के स्टॉक को बढ़ावा देती है और खुद को हीरो की तरह दिखाती है, या वे दीर्घकालिक सुधार के लिए काम कर सकते हैं, वॉल स्ट्रीट की अस्वीकृति का जोखिम उठाते हुए, क्योंकि वे लंबे समय तक कंपनी के स्वास्थ्य और विकास की नींव रखते हैं। अल्बर्ट डनलप, एक स्वघोषित निश्चित मानसिकता वाले, को सनबीम को बदलने के लिए लाया गया था। उन्होंने वॉल स्ट्रीट के लिए एक नायक की तरह दिखने की अल्पकालिक रणनीति चुनी। शेयर में उछाल आया लेकिन कंपनी बिखर गई। लू गेर्स्टनर, एक घोषित विकास मानसिकता वाले व्यक्ति को आईबीएम को बदलने के लिए बुलाया गया। जब उन्होंने आईबीएम संस्कृति और नीतियों को बदलने के विशाल कार्य को शुरू किया, तो शेयर की कीमतें स्थिर थीं और वॉल स्ट्रीट ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने उन्हें असफल कहा। हालांकि कुछ साल बाद आईबीएम फिर से अपने क्षेत्र में अग्रणी था। विकास मानसिकता वाले लोग सिर्फ चुनौती की तलाश नहीं करते, वे उस पर पनपते हैं। चुनौती जितनी बड़ी होती है, वे उतना ही आगे बढ़ते हैं। और यह खेल की दुनिया में कहीं और स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। आप लोगों को आगे बढ़ते और बढ़ते हुए देख सकते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी महिला फुटबॉल स्टार मिया हैम इसे सीधे तौर पर कहती हैं, मैं अपने पूरे जीवन में ऊपर खेलती रही हूँ, जिसका मतलब है कि मैंने खुद को उन खिलाड़ियों के साथ चुनौती दी है जो मुझसे बड़े, अधिक कुशल, अधिक अनुभवी हैं, संक्षेप में मुझसे बेहतर हैं। सबसे पहले वह अपने बड़े भाई के साथ खेलती थी। फिर 10 साल की उम्र में वह 11 साल के लड़कों की टीम में शामिल हो गई। फिर उसने खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका की नंबर 1 कॉलेज टीम में शामिल कर लिया। हर दिन मैंने उनके स्तर तक खेलने का प्रयास किया और मैं जितनी तेजी से संभव थी, उससे कहीं ज्यादा तेजी से सुधार कर रही थी। पैट्रिसिया मिरांडा एक मोटी, अनाड़ी हाई स्कूल की बच्ची थी जो कुश्ती करना चाहती थी। मैट पर बुरी तरह पिटने के बाद उसे कहा गया, तुम एक मजाक हो। पहले तो वह रोई, फिर उसने महसूस किया, इसने वास्तव में मेरा संकल्प तय कर दिया। मुझे आगे बढ़ते रहना था और यह जानना था कि क्या प्रयास और ध्यान और विश्वास और प्रशिक्षण किसी तरह मुझे पहलवान के रूप में वैध बना सकते हैं। उसे यह संकल्प कहाँ से मिला? मिरांडा को चुनौतियों से रहित जीवन में पाला गया था। लेकिन जब 40 साल की उम्र में उनकी मां की मृत्यु धमनी विस्फार से हुई, तो 10 वर्षीय मिरांडा ने एक सिद्धांत बनाया। जब आप अपनी मृत्युशैया पर लेटे हों, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहें, मैंने वास्तव में खुद को खोजा है। यह तात्कालिकता की भावना तब पैदा हुई जब मेरी मां की मृत्यु हो गई। अगर आप जीवन में केवल वही काम करते हैं जो आसान है, तो आपके लिए शर्म की बात है। इसलिए जब कुश्ती ने चुनौती पेश की, तो वह इसे लेने के लिए तैयार थी। उसका प्रयास रंग लाया। 24 साल की उम्र में मिरांडा ने आखिरी हंसी हंसी।
उसने अमेरिकी ओलंपिक टीम में अपने वजन समूह के लिए स्थान जीता और एथेंस से कांस्य पदक लेकर घर लौटी। और आगे क्या था? येल लॉ स्कूल। लोगों ने उसे वहीं रहने के लिए कहा जहां वह पहले से ही शीर्ष पर थी, लेकिन मिरांडा को लगा कि फिर से नीचे से शुरू करना और देखना कि वह इस बार क्या कर सकती है, अधिक रोमांचक था। संभव से परे जाना। कभी कभी विकास की मानसिकता वाले लोग खुद को इतना आगे ले जाते हैं कि वे असंभव को भी कर लेते हैं। 1995 में अभिनेता क्रिस्टोफर रीव को घोड़े से गिरा दिया गया था। उनकी गर्दन टूट गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी उनके मस्तिष्क से अलग हो गई थी और गर्दन के नीचे उनका शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। चिकित्सा विज्ञान ने कहा, बहुत खेद है, इसे स्वीकार करो। हालांकि रीव ने एक कठिन व्यायाम कार्यक्रम शुरू किया जिसमें विद्युत उत्तेजना की मदद से उनके लकवाग्रस्त शरीर के सभी हिस्सों को हिलाना शामिल था। वह फिर से हिलना क्यों नहीं सीख सका? उसका मस्तिष्क एक बार फिर से ऐसे आदेश क्यों नहीं दे सका जिसका उसका शरीर पालन करे? डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि वह इनकार कर रहा था और खुद को निराशा के लिए तैयार कर रहा था। उन्होंने पहले भी ऐसा देखा था और यह उसके समायोजन के लिए एक बुरा संकेत था। लेकिन वास्तव में रीव अपने समय के साथ और क्या कर रहा था? क्या कोई बेहतर प्रोजेक्ट था? 5 साल बाद रीव ने फिर से हिलना शुरू कर दिया। सबसे पहले यह उसके हाथों में हुआ, फिर उसकी भुजाओं में, फिर पैरों में और फिर धड़ में। वह ठीक होने से बहुत दूर था, लेकिन मस्तिष्क स्कैन से पता चला कि उसका मस्तिष्क एक बार फिर उसके शरीर को संकेत भेज रहा था, जिस पर शरीर प्रतिक्रिया कर रहा था। रीव ने न केवल अपनी क्षमताओं को बढ़ाया, बल्कि उसने तंत्रिका तंत्र और उसके ठीक होने की क्षमता के बारे में विज्ञान के सोचने के पूरे तरीके को बदल दिया। ऐसा करके उसने अनुसंधान के लिए एक नया दृष्टिकोण और रीढ़ की हड्डी की चोटों वाले लोगों के लिए आशा की एक नई राह खोली। निश्चित चीज पर पनपना। स्पष्ट रूप से विकास मानसिकता वाले लोग तब पनपते हैं जब वे खुद को आगे बढ़ाते हैं। निश्चित मानसिकता वाले लोग कब पनपते हैं? जब चीजें सुरक्षित रूप से उनकी पहुंच में होती हैं। अगर चीजें बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं, जब वे खुद को स्मार्ट या प्रतिभाशाली महसूस नहीं कर रहे होते हैं, तो वे रुचि खो देते हैं। मैंने इसे तब होते देखा जब हमने प्री-मेड छात्रों को उनके रसायन विज्ञान के पहले सेमेस्टर में फॉलो किया। कई छात्रों के लिए यही उनकी जिंदगी का लक्ष्य है, डॉक्टर बनना। और यही वह कोर्स है जो तय करता है कि कौन डॉक्टर बनेगा। यह एक बहुत कठिन कोर्स भी है। प्रत्येक परीक्षा में औसत ग्रेड C+ है, उन छात्रों के लिए जिन्होंने शायद ही कभी A से कम ग्रेड देखा हो। अधिकांश छात्रों ने रसायन विज्ञान में बहुत रुचि दिखाई। फिर भी सेमेस्टर के दौरान कुछ हुआ। निश्चित मानसिकता वाले छात्र केवल तभी रुचि रखते थे जब उन्होंने तुरंत अच्छा प्रदर्शन किया। जिन लोगों को यह मुश्किल लगा, उनकी रुचि और आनंद में बड़ी गिरावट देखी गई। अगर यह उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं होता, तो वे इसका आनंद नहीं ले पाते। एक छात्र ने बताया, जितना मुश्किल होता जाता है, उतना ही मुझे खुद को किताब पढ़ने और परीक्षाओं के लिए अध्ययन करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। मैं पहले रसायन विज्ञान के बारे में उत्साहित था, लेकिन अब जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। इसके विपरीत, विकास मानसिकता वाले छात्रों ने तब भी उसी उच्च स्तर की रुचि दिखाना जारी रखा, जब उन्हें काम बहुत चुनौतीपूर्ण लगा। यह मेरे लिए जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यह वही है जो मैं करना चाहता हूँ। इसलिए यह मुझे और अधिक दृढ़ बनाता है। जब वे मुझसे कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो यह वास्तव में मुझे आगे बढ़ाता है। चुनौती और रुचि एक साथ चली। हमने छोटे छात्रों में भी यही देखा।
हमने 5वीं कक्षा के छात्रों को दिलचस्प पहेलियां दी, जो उन्हें बहुत पसंद आईं। लेकिन जब हमने उन्हें कठिन बनाया, तो निश्चित मानसिकता वाले बच्चों ने आनंद में बड़ी गिरावट दिखाई। उन्होंने अभ्यास के लिए कुछ घर ले जाने के बारे में भी अपना मन बदल लिया। कोई बात नहीं, आप उन्हें रख सकते हैं। मेरे पास पहले से ही है, एक बच्चे ने झूठ बोला। वास्तव में वे उनसे इतनी जल्दी भाग नहीं सकते थे। यह उन बच्चों के लिए भी उतना ही सच था जो सबसे अच्छे पहेली हल करने वाले थे। पहेली प्रतिभा होने से गिरावट को रोका नहीं जा सका। दूसरी ओर, विकास मानसिकता वाले बच्चे खुद को कठिन समस्याओं से दूर नहीं कर सकते थे। ये उनके पसंदीदा थे और ये वे थे जिन्हें वे घर ले जाना चाहते थे। क्या आप इन पहेलियों का नाम लिख सकते हैं? एक बच्चे ने पूछा, ताकि जब ये खत्म हो जाए तो मेरी माँ मेरे लिए कुछ और खरीद सकें। कुछ समय पहले मुझे मरीना सेम्योनोवा के बारे में पढ़ने में दिलचस्पी थी, जो एक महान रूसी नर्तकी और शिक्षिका थीं, जिन्होंने अपने छात्रों को चुनने का एक नया तरीका तैयार किया। यह मानसिकता के लिए एक चतुर परीक्षण था। जैसा कि एक पूर्व छात्र ने बताया, उनके छात्र पहले आपको एक परीक्षण अवधि से गुजरना पड़ता है, जबकि वह देखती है कि आप प्रशंसा और सुधार पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। सुधार के प्रति अधिक संवेदनशील लोगों को योग्य माना जाता है। दूसरे शब्दों में, वह उन लोगों को अलग करती है जो आसान से रोमांच पाते हैं, जिसमें वे पहले से ही महारत हासिल कर चुके हैं, उन लोगों से जो मुश्किल से रोमांच पाते हैं। मैं वह पहली बार कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने खुद को यह कहते हुए सुना, यह कठिन है, यह मजेदार है। यही वह क्षण था जब मुझे पता चला कि मैं मानसिकता बदल रहा हूँ। आप कब स्मार्ट महसूस करते हैं? जब आप दोष रहित होते हैं या जब आप सीख रहे होते हैं? कहानी और भी उलझने वाली है, क्योंकि निश्चित मानसिकता में सिर्फ सफल होना ही काफी नहीं है। सिर्फ स्मार्ट और प्रतिभाशाली दिखना ही काफी नहीं है। आपको काफी हद तक दोष रहित होना चाहिए, और आपको तुरंत दोष रहित होना चाहिए। हमने स्कूली बच्चों से लेकर युवा वयस्कों तक लोगों से पूछा, आप कब स्मार्ट महसूस करते हैं? अंतर चौंकाने वाले थे। निश्चित मानसिकता वाले लोगों ने कहा, यह तब होता है जब मैं कोई गलती नहीं करता, जब मैं कुछ जल्दी खत्म करता हूँ और यह एकदम सही होता है, जब मेरे लिए कुछ आसान होता है लेकिन दूसरे लोग इसे नहीं कर पाते। यह अभी सही होने के बारे में है। लेकिन विकास की मानसिकता वाले लोगों ने कहा, जब यह वास्तव में कठिन होता है और मैं वास्तव में कड़ी मेहनत करता हूँ और मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाया था, या जब मैं किसी चीज पर लंबे समय तक काम करता हूँ और मैं इसे समझना शुरू कर देता हूँ। उनके लिए यह तत्काल पूर्णता के बारे में नहीं है। यह समय के साथ कुछ सीखने के बारे में है, किसी चुनौती का सामना करना और प्रगति करना। यदि आपके पास क्षमता है, तो आपको सीखने की आवश्यकता क्यों है? वास्तव में, निश्चित मानसिकता वाले लोग किसी भी सीखने से पहले क्षमता को अपने आप प्रकट होने की उम्मीद करते हैं। आखिरकार, अगर आपके पास यह है तो आपके पास यह है, और अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास नहीं है। मैं इसे हर समय देखता हूँ। दुनिया भर से आए सभी आवेदकों में से कोलंबिया में मेरे विभाग ने एक साल में 6 नए स्नातक छात्रों को प्रवेश दिया। उन सभी के टेस्ट स्कोर अद्भुत थे, लगभग पूर्ण ग्रेड थे, और प्रख्यात विद्वानों से शानदार सिफारिशें थी। इसके अलावा उन्हें शीर्ष स्नातक स्कूलों द्वारा लुभाया गया था। उनमें से कुछ को पूर्ण धोखेबाज महसूस करने में एक दिन लगा। कल वे हॉटशॉट थे, आज वे असफल हैं। यहाँ क्या होता है? वे हमारे प्रकाशनों की लंबी सूची के साथ संकाय को देखते हैं। हे भगवान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वे उन्नत छात्रों को देखते हैं
जो प्रकाशन के लिए लेख प्रस्तुत कर रहे हैं और अनुदान प्रस्ताव लिख रहे हैं। हे भगवान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वे जानते हैं कि परीक्षा कैसे देनी है और एक ग्रेड कैसे प्राप्त करना है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह कैसे करना है। वे अभी तक भूल जाते हैं। क्या स्कूल यही नहीं है सिखाने के लिए? वे वहाँ ये सीखने के लिए हैं कि ये चीजें कैसे करनी हैं, इसलिए नहीं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या जेनेट कुक और स्टीफन ग्लास के साथ भी ऐसा ही हुआ। वे दोनों युवा पत्रकार थे जो मनगढ़ंत लेखों के दम पर शीर्ष पर पहुंच गए। जेनेट कुक ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक 8 वर्षीय लड़के के बारे में लिखे अपने लेखों के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता जो नशे का आदी था। वह लड़का अस्तित्व में नहीं था और बाद में उससे उसका पुरस्कार छीन लिया गया। स्टीफन ग्लास न्यू रिपब्लिक के एक चतुर व्यक्ति थे, जिनके पास ऐसी कहानियां और स्रोत थे जिनके बारे में पत्रकार केवल सपने देखते थे। स्रोत मौजूद नहीं थे और कहानियां सच नहीं थी। क्या जेनेट कुक और स्टीफन ग्लास को तुरंत परिपूर्ण होने की आवश्यकता थी? क्या उन्हें लगा कि अज्ञानता स्वीकार करने से उनके सहकर्मियों के बीच उनकी बदनामी होगी? क्या उन्हें लगा कि उन्हें सीखने की कड़ी मेहनत करने से पहले ही बड़े पत्रकारों की तरह बन जाना चाहिए था? हम सितारे थे, असामयिक सितारे, स्टीफन ग्लास ने लिखा, और यही मायने रखता था। जनता उन्हें धोखेबाज समझती है और उन्होंने धोखेबाजी की। लेकिन मैं उन्हें प्रतिभाशाली युवा लोगों के रूप में समझता हूँ। हताश युवा लोग, जो निश्चित मानसिकता के दबाव के आगे झुक गए। 1960 के दशक में एक कहावत थी, होने से बेहतर है बनना। निश्चित मानसिकता लोगों को बनने की विलासिता की अनुमति नहीं देती है। उन्हें पहले से ही होना पड़ता है। एक टेस्ट स्कोर हमेशा के लिए होता है। आइए इस बात पर करीब से नजर डालें कि निश्चित मानसिकता में अभी परफेक्ट होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक टेस्ट या एक मूल्यांकन आपको हमेशा के लिए माप सकता है। 20 साल पहले 5 साल की उम्र में लोरेटा और उसका परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका आया था। कुछ दिनों बाद उसकी माँ उसे उसके नए स्कूल में ले गई, जहां उन्होंने तुरंत उसका टेस्ट लिया। अगली बात जो उसने जानी वह यह कि वह अपनी किंडरगार्टन कक्षा में थी, लेकिन यह ईगल्स नहीं थी, कुलीन किंडरगार्टन कक्षा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, लोरेटा को ईगल्स में स्थानांतरित कर दिया गया और वह हाई स्कूल के अंत तक छात्रों के उस समूह के साथ रही। इस दौरान उसने कई अकादमिक पुरस्कार जीते। फिर भी उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह वहां की है। उसे यकीन था कि उस पहले टेस्ट ने उसकी निश्चित क्षमता का निदान किया और कहा कि वह एक सच्ची ईगल नहीं थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह 5 साल की थी और उसने अभी अभी एक नए देश में आमूलचूल परिवर्तन किया था। या शायद ईगल्स में कुछ समय के लिए जगह नहीं थी। या शायद स्कूल ने फैसला किया कि उसे कम महत्वपूर्ण कक्षा में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। यह समझने के कई तरीके हैं कि क्या हुआ और इसका क्या मतलब था। दुर्भाग्य से उसने गलत तरीका चुना, क्योंकि निश्चित मानसिकता की दुनिया में ईगल बनने का कोई तरीका नहीं है। यदि आप सच्चे ईगल होते तो आप परीक्षा में अव्वल आते और तुरंत ईगल कहलाते। क्या लोरेटा एक दुर्लभ मामला है या इस तरह की सोच हमारी समझ से कहीं ज्यादा आम है? यह जानने के लिए हमने 5वीं कक्षा के छात्रों को एक बंद कार्डबोर्ड बॉक्स दिखाया और उन्हें बताया कि इसके अंदर एक टेस्ट है। हमने कहा कि यह टेस्ट स्कूल की एक महत्वपूर्ण योग्यता को मापता है। हमने उन्हें और कुछ नहीं बताया। फिर हमने उनसे टेस्ट के बारे में सवाल पूछे। सबसे पहले हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उन्होंने हमारे विवरण को स्वीकार कर लिया है, इसलिए हमने उनसे पूछा, आपको क्या लगता है कि यह टेस्ट स्कूल की एक महत्वपूर्ण योग्यता को कितना मापता है?
सभी ने हमारी बात पर विश्वास कर लिया। इसके बाद हमने पूछा, क्या आपको लगता है कि यह टेस्ट यह मापता है कि आप कितने स्मार्ट हैं? और क्या आपको लगता है कि यह टेस्ट यह मापता है कि आप बड़े होने पर कितने स्मार्ट होंगे? विकास मानसिकता वाले छात्रों ने हमारी बात पर विश्वास कर लिया था कि यह टेस्ट एक महत्वपूर्ण योग्यता को मापता है, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि यह मापता है कि वे कितने स्मार्ट हैं। और उन्हें निश्चित रूप से नहीं लगता था कि यह उन्हें बताएगा कि वे बड़े होने पर कितने स्मार्ट होंगे। वास्तव में उनमें से एक ने हमसे कहा, बिल्कुल नहीं, कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन निश्चित मानसिकता वाले छात्रों का मानना था कि परीक्षा सिर्फ एक महत्वपूर्ण क्षमता को माप नहीं सकती। वे यह भी मानते थे, उतनी ही दृढ़ता से, कि यह माप सकता है कि वे कितने बुद्धिमान हैं और बड़े होने पर वे कितने बुद्धिमान होंगे। उन्होंने एक परीक्षा को अपनी सबसे बुनियादी बुद्धिमत्ता को मापने की शक्ति दी, अभी और हमेशा के लिए। उन्होंने इस परीक्षा को उन्हें परिभाषित करने की शक्ति दी। इसलिए हर सफलता इतनी महत्वपूर्ण है। क्षमता पर एक और नजर यह हमें संभावना के विचार और इस सवाल पर वापस ले जाता है कि क्या परीक्षण या विशेषज्ञ हमें बता सकते हैं कि हमारी क्षमता क्या है, हम क्या करने में सक्षम हैं, हमारा भविष्य क्या होगा। निश्चित मानसिकता हाँ कहती है, आप बस अभी निश्चित क्षमता को माप सकते हैं और इसे भविष्य में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बस परीक्षा दें या विशेषज्ञ से पूछें। क्रिस्टल बॉल की जरूरत नहीं है। यह विश्वास इतना आम है कि क्षमता को अभी पहचाना जा सकता है कि जोसेफ टी कैनेडी को मॉर्टन डाउनी जूनियर को यह बताने में आत्मविश्वास महसूस हुआ कि वह असफल होंगे। डाउनी ने, जो बाद में एक प्रसिद्ध टेलीविजन व्यक्तित्व और लेखक बने, क्या किया था? क्यों? उन्होंने स्टॉक क्लब, एक फैंसी न्यूयॉर्क नाइट क्लब में लाल मोजे और भूरे रंग के जूते पहने थे। कैनेडी ने उनसे कहा, मॉर्टन, मैं अपने जीवन में कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो लाल मोजे और भूरे रंग के जूते पहने हुए सफल हुआ हो। युवा आदमी, मैं तुम्हें अभी बता दूं, तुम अलग दिखते हो, लेकिन तुम इस तरह से अलग नहीं दिखते कि लोग कभी तुम्हारी प्रशंसा करें। हमारे युग के कई सबसे सफल लोगों को विशेषज्ञों द्वारा भविष्यहीन माना जाता था। जैक्सन पोलक, मार्सेल प्राउस्ट, एल्विस प्रेस्ली, रे चार्ल्स, ल्यूसिल बॉल और चार्ल्स डार्विन सभी के बारे में माना जाता था कि उनके चुने हुए क्षेत्रों में उनकी क्षमता बहुत कम है। और इनमें से कुछ मामलों में यह सच हो सकता है कि वे शुरुआत में भीड़ से अलग नहीं दिखे। लेकिन क्या किसी व्यक्ति की क्षमता समय के साथ प्रयास और कोचिंग के साथ अपने कौशल को विकसित करने की क्षमता नहीं है? और यही बात है, हम कैसे जान सकते हैं कि प्रयास, कोचिंग और समय किसी को कहाँ ले जाएगा? कौन जानता है, शायद विशेषज्ञ जैक्सन, मार्सेल, एल्विस, रे, ल्यूसिल और चार्ल्स के बारे में सही थे उनके कौशल के संदर्भ में उस समय। शायद वे अभी तक वह व्यक्ति नहीं थे जो उन्हें बनना था। मैं एक बार लंदन में पॉल सेजेन की शुरुआती पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी में गया था। वहां जाते समय मैंने सोचा कि सेजेन कौन था और आज के चित्रकार बनने से पहले उसकी पेंटिंग्स कैसी थी। मैं बहुत उत्सुक था क्योंकि सेजेन मेरे पसंदीदा कलाकारों में से एक है और वह व्यक्ति है जिसने आधुनिक कला के लिए मंच तैयार किया। यहाँ मैंने जो पाया वह यह है, कुछ पेंटिंग्स बहुत खराब थी। वे अतिरंजित दृश्य थे, कुछ हिंसक, शौकिया तौर पर चित्रित लोगों के साथ। हालांकि कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी जो बाद के सेजेन की झलक दिखाती थी, लेकिन कई ऐसी नहीं थी। क्या शुरुआती सेजेन प्रतिभाशाली नहीं थे? या सेजेन को सेजेन बनने में बस समय लगा? विकास की मानसिकता वाले लोग जानते हैं कि क्षमता को खिलने में समय लगता है। हाल ही में मुझे एक शिक्षक से एक नाराज पत्र मिला
जिसने हमारे सर्वेक्षणों में से एक लिया था। सर्वेक्षण में एक काल्पनिक छात्रा जेनिफर को दर्शाया गया है, जिसने गणित की परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए थे। फिर शिक्षकों से पूछा गया कि वे हमें बताएं कि वे उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। निश्चित मानसिकता वाले शिक्षक हमारे सवालों का जवाब देने में बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि जेनिफर के स्कोर को जानकर उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया है कि वह कौन थी और वह क्या करने में सक्षम थी। उनकी सिफारिशें बहुत थी। इसके विपरीत श्री रियोर्डन गुस्से में थे। यहाँ उन्होंने क्या लिखा है? संबंधित व्यक्ति के लिए आपके हाल ही के सर्वेक्षण के शिक्षक भाग को पूरा करने के बाद मुझे अनुरोध करना चाहिए कि मेरे परिणामों को अध्ययन से बाहर रखा जाए। मुझे लगता है कि अध्ययन स्वयं वैज्ञानिक रूप से गलत है। दुर्भाग्य से परीक्षण एक दोषपूर्ण आधार का उपयोग करता है। शिक्षकों से किसी दिए गए छात्र के बारे में केवल एक पृष्ठ पर एक संख्या के आधार पर धारणा बनाने के लिए कहता है। प्रदर्शन एक मूल्यांकन पर आधारित नहीं हो सकता। आप केवल एक बिंदु दिए जाने पर एक रेखा के ढलान का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू करने के लिए कोई रेखा नहीं है। समय का एक बिंदु रुझान, सुधार, प्रयास की कमी या गणितीय क्षमता नहीं दिखाता है। सादर माइकल डी रियोर्डन। मैं श्री रियोर्डन की आलोचना से बहुत खुश था और इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता था। किसी व्यक्ति की क्षमता को समझने के लिए किसी एक समय पर किए गए मूल्यांकन का कोई महत्व नहीं है। भविष्य में सफल होने की उनकी क्षमता की तो बात ही छोड़िए। यह परेशान करने वाला था कि कितने शिक्षक इसके विपरीत सोचते थे, और यही हमारे अध्ययन का मुद्दा था। यह विचार कि एक मूल्यांकन आपको हमेशा के लिए माप सकता है, वही उन लोगों के लिए तात्कालिकता पैदा करता है जिनकी मानसिकता स्थिर है। इसलिए उन्हें तुरंत और पूरी तरह सफल होना चाहिए। जब सब कुछ दांव पर लगा हो, तो कौन आगे बढ़ने की कोशिश करने की विलासिता बर्दाश्त कर सकता है? क्या क्षमता का आकलन करने का कोई और तरीका है? नासा ने ऐसा सोचा। जब वे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवेदन मांग रहे थे, तो उन्होंने सफलता के शुद्ध इतिहास वाले लोगों को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय उन लोगों का चयन किया जिन्होंने महत्वपूर्ण असफलताएं झेली थी और उनसे उबरे थे। जनरल इलेक्ट्रिक के मशहूर सीईओ जैक वेल्च ने रनवे के आधार पर अधिकारियों को चुना, यानी विकास की उनकी क्षमता के आधार पर। और प्रसिद्ध बैले टीचर मरीना सेम्योनोवा को याद करें, जिन्होंने आलोचना से ऊर्जा प्राप्त करने वाले छात्रों को चुना। वे सभी निश्चित क्षमता के विचार को अस्वीकार कर रहे थे और इसके बजाय मानसिकता को चुन रहे थे। साबित करना कि आप खास हैं। जब निश्चित मानसिकता वाले लोग विकास के बजाय सफलता को चुनते हैं, तो वे वास्तव में क्या साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं? कि वे खास हैं, यहाँ तक कि श्रेष्ठ भी। जब हमने उनसे पूछा, आप कब स्मार्ट महसूस करते हैं, तो उनमें से कई ने उन समयों के बारे में बात की जब उन्हें लगा कि वे एक खास व्यक्ति हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से अलग और बेहतर है। जब तक मुझे मानसिकता और उनके काम करने के तरीके का पता नहीं चला, तब तक मैं भी खुद को दूसरों से ज्यादा प्रतिभाशाली, शायद अपनी प्रतिभा के कारण दूसरों से ज्यादा योग्य समझता था। सबसे डरावना विचार, जिसके बारे में मैंने शायद ही कभी सोचा हो, वह था साधारण होने की संभावना। इस तरह की सोच ने मुझे लगातार मान्यता की जरूरत महसूस कराई। हर टिप्पणी, हर नजर सार्थक थी। यह मेरे बुद्धिमत्ता स्कोरकार्ड, मेरे आकर्षण स्कोरकार्ड, मेरे पसंद स्कोरकार्ड पर दर्ज थी। अगर एक दिन अच्छा गया, तो मैं अपने उच्च अंकों का आनंद ले सकता था। एक कड़ाके की ठंड वाली रात, मैं ओपेरा देखने गया। उस रात, ओपेरा वह सब कुछ था जिसकी आप उम्मीद करते हैं, और हर कोई अंत तक रुका रहा, न केवल ओपेरा के अंत तक, बल्कि सभी पर्दा कॉल तक। फिर हम सभी सड़क पर आ गए,
और हम सभी टैक्सी चाहते थे। मुझे यह अच्छी तरह से याद है। यह आधी रात के बाद था। यह 7 डिग्री था। तेज हवा चल रही थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं और अधिक दुखी होता गया। मैं वहां था, एक अविभाजित भीड़ का हिस्सा। मेरे पास क्या मौका था? अचानक एक टैक्सी मेरे ठीक बगल में आकर रुकी। पिछले दरवाजे का हैंडल मेरे हाथ से बिल्कुल मेल खाता था, और जैसे ही मैं अंदर गया, ड्राइवर ने घोषणा की, आप अलग थे। मैं इन पलों के लिए जीता था। न केवल मैं विशेष था, इसे दूर से ही पहचाना जा सकता था। आत्मसम्मान आंदोलन इस तरह की सोच को प्रोत्साहित करता है और यहाँ तक कि आपकी श्रेष्ठता की पुष्टि करने में मदद करने के लिए उपकरणों का आविष्कार भी किया है। हाल ही में मुझे ऐसे उत्पाद का विज्ञापन मिला। मेरे 2 दोस्त मुझे हर साल क्रिसमस पर मेरे लिए नहीं खरीदी गई शीर्ष 10 चीजों की एक सचित्र सूची भेजते हैं। जनवरी से नवंबर तक वे कैटलॉग से उम्मीदवार आइटम क्लिप करते हैं या उन्हें इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। दिसंबर में वे विजेताओं का चयन करते हैं। मेरे सबसे पसंदीदा में से एक पॉकेट टॉयलेट है, जिसे आप इस्तेमाल करने के बाद मोड़कर अपनी जेब में रख लेते हैं। यह इस साल मेरा पसंदीदा आई लव मी मिरर था, एक ऐसा मिरर जिसके निचले आधे हिस्से में बड़े अक्षरों में आई लव मी लिखा हुआ था। इसमें देखकर आप खुद को संदेश दे सकते हैं और बाहरी दुनिया द्वारा आपकी खासियत की घोषणा किए जाने का इंतजार नहीं कर सकते। बेशक, आईना काफी हानिरहित है। समस्या तब होती है जब खास का मतलब दूसरों से बेहतर होने लगता है। एक अधिक मूल्यवान इंसान, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक हकदार व्यक्ति। विशेष, श्रेष्ठ, हकदार जॉन मैकेनरो की एक निश्चित मानसिकता थी। उनका मानना था कि प्रतिभा ही सब कुछ है। उन्हें सीखना पसंद नहीं था। वे चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते थे। जब मुश्किलें आती थीं, तो वे अक्सर हार मान लेते थे। नतीजतन, उनके खुद के अनुसार, वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। लेकिन उनकी प्रतिभा इतनी महान थी कि वे 4 साल तक दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रहे। यहाँ वे हमें बताते हैं कि नंबर 1 होना कैसा होता है। मैकेनरो ने मैच के दौरान अपने हाथों पर लगे पसीने को सोखने के लिए चूरा का इस्तेमाल किया। इस बार चूरा उसे पसंद नहीं आया, इसलिए वह चूरा के डिब्बे के पास गया और अपने रैकेट से उसे गिरा दिया। उसका एजेंट गैरी यह पता लगाने के लिए दौड़ता हुआ आया कि क्या गड़बड़ है। तुम इसे चूरा कहते हो, मैंने कहा। मैं वास्तव में उस पर चिल्ला रहा था। चूरा बहुत बारीक पिसा हुआ था। यह चूहे के जहर जैसा दिखता है। क्या तुम कुछ भी ठीक से नहीं समझ सकते? इसलिए गैरी भाग गया और 20 मिनट बाद मोटे चूरा का एक नया डिब्बा लेकर वापस आया। और उसकी जेब में $20 कम थे। उसे एक यूनियन कर्मचारी को 2-4 पीस कर देने पड़े थे। नंबर 1 बनना ऐसा ही होता है। वह हमें बताता है कि कैसे एक बार उसने एक प्रतिष्ठित जापानी महिला पर उल्टी कर दी थी जो उसका स्वागत कर रही थी। अगले दिन उस महिला ने झुककर उससे माफी मांगी और उसे एक उपहार दिया। मैकेनरो कहते हैं, यह भी नंबर 1 होने जैसा ही था। सब कुछ आपके बारे में था। क्या आपको वह सब मिला जो आपको चाहिए? क्या सब कुछ ठीक है? हम आपको यह देंगे, हम वह करेंगे, हम आपके पीछे चूमेंगे। आपको बस वही करना है जो आप करना चाहते हैं। किसी भी अन्य चीज के लिए आपकी प्रतिक्रिया है, यहाँ से चले जाओ। लंबे समय तक मुझे इससे कोई परेशानी नहीं हुई। क्या आपको कोई परेशानी हुई? तो चलिए देखते हैं। अगर आप सफल हैं, तो आप दूसरे लोगों से बेहतर हैं। आप उन्हें गाली दे सकते हैं और उन्हें गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर सकते हैं। स्थिर मानसिकता में यही आत्मसम्मान के लिए जाना जा सकता है। इसके विपरीत,
आइए माइकल जॉर्डन को देखें, विकास दिमाग वाला एथलीट, जिसकी महानता को दुनिया द्वारा नियमित रूप से घोषित किया जाता है। सुपरमैन, व्यक्तिगत रूप से भगवान, टेनिस के जूते में यीशु। अगर किसी के पास खुद को खास समझने का कारण है, तो वह है। लेकिन जब बास्केटबॉल में उनकी वापसी ने बहुत हंगामा मचाया, तो उन्होंने जो कहा, वह यह है, मैं खेल में वापस आने से पैदा हुई तीव्रता के स्तर से हैरान था। लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे जैसे कि मैं कोई धार्मिक पंथ या कुछ और हूँ। यह बहुत शर्मनाक था। मैं भी बाकी सभी की तरह एक इंसान हूँ। जॉर्डन जानता था कि उसने अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए कितनी मेहनत की है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने संघर्ष किया और आगे बढ़ा, ऐसा व्यक्ति नहीं जो स्वाभाविक रूप से दूसरों से बेहतर था। टॉम वुल्फ ने द राइट स्टफ में उन कुलीन सैन्य पायलटों का वर्णन किया है जो उत्सुकता से निश्चित मानसिकता को अपनाते हैं। एक के बाद एक कठोर परीक्षा पास करने के बाद वे खुद को खास समझते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान और बहादुर पैदा हुए हैं। लेकिन द राइट स्टफ के नायक चक येजर इससे सहमत नहीं थे। जन्मजात पायलट जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरी योग्यता या प्रतिभा जो भी हो, एक कुशल पायलट बनना कठिन काम था, वास्तव में जीवन भर का सीखने का अनुभव। सर्वश्रेष्ठ पायलट दूसरों की तुलना में अधिक उड़ान भरते हैं, इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ हैं। माइकल जॉर्डन की तरह वह भी एक इंसान थे। उन्होंने बस खुद को बाकी लोगों से आगे बढ़ाया। संक्षेप में, जो लोग निश्चित गुणों में विश्वास करते हैं, उन्हें सफल होने की तीव्र इच्छा होती है, और जब वे सफल होते हैं, तो उन्हें गर्व से अधिक महसूस हो सकता है। वे श्रेष्ठता की भावना महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सफलता का मतलब है कि उनके निश्चित गुण अन्य लोगों की तुलना में बेहतर हैं। हालांकि, निश्चित मानसिकता के उस आत्मसम्मान के पीछे एक सरल प्रश्न छिपा है। यदि आप सफल होने पर कोई हैं, तो आप असफल होने पर क्या हैं? मानसिकता विफलता के अर्थ को बदल देती है। मार्टिन्स अपने 3 वर्षीय रॉबर्ट की पूजा करते थे और हमेशा उसकी उपलब्धियों के बारे में शेखी बघाड़ते थे। उनके जैसा प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चा कभी नहीं हुआ था। फिर रॉबर्ट ने कुछ ऐसा किया जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। वह न्यूयॉर्क के नंबर 1 प्री स्कूल में नहीं गया। उसके बाद मार्टिन्स उसके प्रति ठंडे पड़ गए। वे उसके बारे में उसी तरह बात नहीं करते थे, और वे उसके साथ उसी गर्व और स्नेह के साथ व्यवहार नहीं करते थे। वह अब उनका प्रतिभाशाली छोटा रॉबर्ट नहीं था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने खुद को बदनाम किया था और उन्हें शर्मिंदा किया था। 3 साल की छोटी सी उम्र में ही वह असफल हो गया था। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में बताया गया है, असफलता एक क्रिया, मैं असफल रहा, से एक पहचान, मैं असफल हूँ, में बदल गई है। यह निश्चित मानसिकता में विशेष रूप से सच है। जब मैं बच्चा था, तो मुझे भी रॉबर्ट जैसी किस्मत का सामना करने की चिंता रहती थी। 6ठी कक्षा में मैं अपने स्कूल में सबसे अच्छा स्पेलर था। प्रिंसिपल चाहते थे कि मैं शहर भर में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। 9वीं कक्षा में मैं फ्रेंच में अव्वल रहा और मेरे शिक्षक चाहते थे कि मैं शहर भर में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लूं। फिर से मैंने मना कर दिया। मैं सफल से असफल होने का जोखिम क्यों लूंगा? विजेता से हारने वाला? महान गोल्फ खिलाड़ी एर्नी एल्स को भी इस बात की चिंता थी। एल्स ने 5 साल के सूखे दौर के बाद आखिरकार एक बड़ा टूर्नामेंट जीता, जिसमें मैच दर मैच उसके हाथ से फिसलते रहे। क्या होता अगर वह यह टूर्नामेंट भी हार जाता? मैं एक अलग व्यक्ति होता, वह हमें बताता है। वह हार जाता। हर अप्रैल में जब कॉलेजों से पतले लिफाफे, अस्वीकृति पत्र आते हैं, तो तट से तट तक अनगिनत असफलताएं पैदा होती हैं। हजारों प्रतिभाशाली युवा विद्वान,
वह लड़की जो प्रिंसटन में प्रवेश नहीं पा सकी या वह लड़का जो स्टैनफोर्ड में प्रवेश नहीं पा सका बन जाते हैं। निर्णायक क्षण विकास की मानसिकता में भी विफलता एक दर्दनाक अनुभव हो सकता है, लेकिन यह आपको परिभाषित नहीं करता है। यह एक समस्या है जिसका सामना किया जाना चाहिए, इससे निपटा जाना चाहिए और इससे सीखा जाना चाहिए। मिनेसोटा वाइकिंग्स के पूर्व रक्षात्मक खिलाड़ी जिम मार्शल बताते हैं कि उन्हें किस वजह से आसानी से विफलता मिल सकती थी। सैन फ्रांसिस्को 49 ईआरएस के खिलाफ एक खेल में मार्शल ने फुटबॉल को जमीन पर देखा। उन्होंने इसे उठाया और भीड़ के जयकारे लगाने के बीच टचडाउन के लिए दौड़े, लेकिन वह गलत दिशा में भागे। उन्होंने गलत टीम के लिए और राष्ट्रीय टेलीविजन पर स्कोर किया। यह उनके जीवन का सबसे विनाशकारी क्षण था। शर्म बहुत ज्यादा थी, लेकिन हाफ टाइम के दौरान उन्होंने सोचा, अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको इसे सही करना होगा। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास एक विकल्प है। मैं अपने दुख में बैठ सकता था या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता था। दूसरे हाफ के लिए खुद को संभालते हुए उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खेला और अपनी टीम की जीत में योगदान दिया। और वह यहीं नहीं रुके। उन्होंने समूहों से बात की। उन्होंने उन लोगों के पत्रों का जवाब दिया जो अंततः अपने शर्मनाक अनुभवों को स्वीकार करने का साहस रखते थे। उन्होंने खेलों के दौरान अपनी एकाग्रता बढ़ाई। अनुभव को खुद को परिभाषित करने देने के बजाय उन्होंने इसे नियंत्रित किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल एक बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए किया और उनका मानना है कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए। हालांकि निश्चित मानसिकता में असफलता के कारण खुद को खोना एक स्थायी, सताता हुआ आघात हो सकता है। बर्नार्ड लोइसो दुनिया के शीर्ष शेफ में से एक थे। पूरे फ्रांस में केवल मुट्ठी भर रेस्तरां ही गाइड मिशेलिन से 3 सितारों की सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त करते हैं, जो यूरोप में सबसे सम्मानित रेस्तरां गाइड है। उनका भी उनमें से एक था। 2003 गाइड मिशेलिन के प्रकाशन के आसपास, हालांकि, श्री लोइसो ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक अन्य गाइड में 2 अंक खो दिए थे, जो 19-20 में से गोल्टमिलो में 17 पर आ गए थे। और इस बात की अफवाहें भी फैली हुई थी कि वे नए गाइड में अपने 3 सितारों में से एक खो देंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन असफलता का विचार उनके मन में घर कर गया था। लोइसो एक अग्रणी थे। वे न्यूवेल कुजीन को आगे बढ़ाने वाले पहले लोगों में से एक थे, जिन्होंने फ्रांसीसी खाना पकाने के पारंपरिक मक्खन और क्रीम सॉस को खाद्य पदार्थों के उज्ज्वल स्वाद के लिए बदल दिया। जबरदस्त ऊर्जा वाले व्यक्ति, वे एक उद्यमी भी थे। बरगंडी में अपने 3 सितारा रेस्तरां के अलावा उन्होंने पेरिस में 3 भोजनालय, कई कुकबुक और जमे हुए खाद्य पदार्थों की एक श्रृंखला बनाई थी। मैं यवे सेंट लॉरेंट की तरह हूँ, उन्होंने लोगों से कहा। मैं हाउते कौचर और रेडी टू वियर दोनों करता हूँ। ऐसी प्रतिभा और मौलिकता वाला व्यक्ति आसानी से 2 अंक या तीसरे स्टार के साथ या बिना एक संतोषजनक भविष्य की योजना बना सकता था। वास्तव में, गोल्टमिलो के निदेशक ने कहा कि यह अकल्पनीय था कि उनकी रेटिंग उनकी जान ले सकती थी। लेकिन निश्चित मानसिकता में यह कल्पना की जा सकती है। उनकी कम रेटिंग ने उन्हें खुद की एक नई परिभाषा दी, विफलता। अतीत। यह आश्चर्यजनक है कि स्थिर मानसिकता में विफलता क्या मानी जाती है। तो हल्के फुल्के अंदाज में, मेरी सफलता आपकी विफलता है। पिछली गर्मियों में मेरे पति और मैं एक ड्यूड रेंज पर गए। यह बहुत ही अनोखी बात थी क्योंकि हम दोनों में से किसी ने भी कभी घोड़े से संपर्क नहीं किया था। एक दिन हमने फ्लाई फिशिंग के एक पाठ के लिए साइन अप किया।
यह एक शानदार 80 वर्षीय चरवाहे प्रकार के मछुआरे द्वारा सिखाया गया था, जिसने हमें मछली पकड़ने की रेखा को कैसे डालना है यह दिखाया और फिर हमें छोड़ दिया। हमें जल्द ही एहसास हुआ कि उसने हमें यह नहीं सिखाया था कि जब ट्राउट ने लालच को काटा है तो उसे कैसे पहचाने। वे रेखा को खींचते नहीं हैं। आपको पानी में बुलबुले के लिए देखना होता है। जब ट्राउट लालच को काटता है तो क्या करें? ऊपर की ओर खींचे, या अगर किसी चमत्कार से हम उस दूरी तक पहुंच गए तो ट्राउट को कैसे खींचे? मछली को पानी के साथ खींचें, इसे हवा में न उछालें। खैर, समय बीत गया। मच्छरों ने काटा, लेकिन ट्राउट ने नहीं। हम में से कोई भी दर्जन भर लोग थोड़ी सी भी प्रगति नहीं कर पाए। अचानक मुझे जैकपॉट मिल गया। कुछ लापरवाह ट्राउट ने मेरे लालच को जोर से काट लिया और मछुआरे, जो वहीं मौजूद थे, ने मुझे बाकी के बारे में बताया। मैंने एक रेनबो ट्राउट पकड़ी। प्रतिक्रिया 1। मेरे पति डेविड गर्व से मुस्कुराते हुए दौड़ते हुए आए और कहा, तुम्हारे साथ जीवन बहुत रोमांचक है। प्रतिक्रिया 2। उस शाम जब हम डिनर के लिए डाइनिंग रूम में आए तो 2 आदमी मेरे पति के पास आए और कहा, डेविड, तुम कैसे हो? डेविड ने उन्हें खाली देखा। उसे नहीं पता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। बेशक उसे नहीं पता था। वह वही था जिसने सोचा था कि मेरा मछली पकड़ना रोमांचक था। लेकिन मैं बिल्कुल जानती थी कि उनका क्या मतलब था। उन्हें उम्मीद थी कि वह कमतर महसूस करेगा, और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि मेरी सफलता ने उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही किया है। टालमटोल, धोखा, दोष सफलता का नुस्खा नहीं। स्थिर मानसिकता में कोई बाधा कितनी दर्दनाक हो सकती है। इसके अलावा यह मानसिकता आपको इससे उबरने का कोई अच्छा नुस्खा नहीं देती। अगर असफलता का मतलब है कि आप में योग्यता या क्षमता की कमी है, यानी आप असफल हैं, तो आप वहां से आगे कहां जाएंगे? एक अध्ययन में 7वीं कक्षा के छात्रों ने हमें बताया कि वे अकादमिक असफलता, नए कोर्स में खराब टेस्ट ग्रेड पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। विकास मानसिकता वाले लोगों ने, कोई आश्चर्य नहीं, कहा कि वे अगली परीक्षा के लिए अधिक मेहनत करेंगे। लेकिन निश्चित मानसिकता वाले लोगों ने कहा कि वे अगली परीक्षा के लिए कम अध्ययन करेंगे। यदि आपके पास योग्यता नहीं है, तो अपना समय क्यों बर्बाद करें? और उन्होंने कहा, वे गंभीरता से धोखा देने पर विचार करेंगे। यदि आपके पास योग्यता नहीं है, तो उन्होंने सोचा, आपको बस दूसरा रास्ता तलाशना होगा। इसके अलावा अपनी असफलताओं से सीखने और उन्हें सुधारने की कोशिश करने के बजाय, निश्चित मानसिकता वाले लोग केवल अपने आत्मसम्मान को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे ऐसे लोगों की तलाश कर सकते हैं जो उनसे भी बदतर स्थिति में हैं। कॉलेज के छात्रों को किसी परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने के बाद अन्य छात्रों की परीक्षा देखने का मौका दिया गया। विकास मानसिकता वाले छात्रों ने उन लोगों की परीक्षा देखी जिन्होंने उनसे कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था। हमेशा की तरह वे अपनी कमियों को सुधारना चाहते थे। लेकिन निश्चित मानसिकता वाले छात्रों ने उन लोगों की परीक्षा देखना चुना जिन्होंने वास्तव में खराब प्रदर्शन किया था। यह उनके खुद के बारे में बेहतर महसूस करने का उनका तरीका था। जिम कोलिंस ने गुड टू ग्रेट में कॉरपोरेट दुनिया में इसी तरह की बात बताई है। जैसे ही प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पेपर गुड्स के कारोबार में कदम रखा, स्कॉट पेपर, जो उस समय अग्रणी था, ने हार मान ली। खुद को संगठित करने और लड़ाई लड़ने के बजाय उन्होंने कहा, अच्छा, ठीक है, कम से कम इस कारोबार में हमसे भी बदतर स्थिति वाले लोग तो हैं। निश्चित मानसिकता वाले लोग विफलता के बाद अपने आत्मसम्मान को सुधारने का एक और तरीका है दोष देना या बहाने बनाना। चलिए जॉन मैकेनरो पर वापस आते हैं। यह कभी उनकी गलती नहीं थी। एक बार वे बुखार के कारण मैच हार गए थे। एक बार उन्हें पीठ में दर्द था।
एक बार वे उम्मीदों के शिकार हुए, दूसरी बार अखबारों के। एक बार वे अपने दोस्त से हार गए क्योंकि दोस्त प्यार में था और वे नहीं थे। एक बार उन्होंने मैच से बहुत पहले ही खाना खा लिया था। एक बार वे बहुत मोटे थे, दूसरी बार बहुत पतले। एक बार बहुत ठंड थी, दूसरी बार बहुत गर्मी। एक बार वे कम प्रशिक्षित थे, एक बार बहुत प्रशिक्षित। उनकी सबसे दर्दनाक हार, और वह हार जो आज भी उन्हें रातों को जगाए रखती है, 1984 के फ्रेंच ओपन में उनकी हार थी। इवान लेंडल से 2 सेट में आगे रहने के बाद भी वे क्यों हार गए? मैकेनरो के अनुसार यह उनकी गलती नहीं थी। एनबीसी के एक कैमरामैन ने अपना हेडसेट उतार दिया था और कोर्ट के किनारे से शोर आने लगा था। उनकी कोई गलती नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी एकाग्रता या भावनात्मक नियंत्रण की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण नहीं लिया। जॉन वुडन, महान बास्केटबॉल कोच, कहते हैं कि आप तब तक असफल नहीं होते जब तक आप दोष देना शुरू नहीं करते। उनका मतलब यह है कि आप तब तक अपनी गलतियों से सीख सकते हैं जब तक आप उन्हें नकार नहीं देते। जब ऊर्जा की दिग्गज कंपनी एनरॉन विफल हुई, अहंकार की संस्कृति के कारण गिर गई, तो यह किसकी गलती थी? मेरी नहीं, सीईओ और निवासी जीनियस जेफरी स्किलिंग ने जोर देकर कहा। यह दुनिया की गलती थी। दुनिया ने इस बात की सराहना नहीं की कि एनरॉन क्या करने की कोशिश कर रहा था। न्याय विभाग की बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच के बारे में क्या? एक चुड़ैल का शिकार, विकास की सोच रखने वाले सीईओ जैक वेल्च की जनरल इलेक्ट्रिक की विफलताओं में से एक के लिए पूरी तरह से अलग प्रतिक्रिया थी। 1986 में जनरल इलेक्ट्रिक ने वॉल स्ट्रीट निवेश बैंकिंग फर्म किडर पीबॉडी को खरीदा। सौदा बंद होने के तुरंत बाद किडर पीबॉडी एक बड़े अंदरूनी व्यापार घोटाले में फंस गया। कुछ साल बाद जोसेफ जेट के रूप में फिर से आपदा आई, एक व्यापारी जिसने अपने बोनस को बढ़ाने के लिए सैकड़ों मिलियन की राशि के कई फर्जी सौदे किए। वेल्च ने अपने शीर्ष जीई सहयोगियों में से 14 को फोन करके उन्हें बुरी खबर बताई और व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी। वेल्च ने कहा, मैंने इस आपदा के लिए खुद को दोषी ठहराया। मानसिकता और अवसाद। शायद फ्रांसीसी शेफ बर्नार्ड लोइसो सिर्फ उदास थे। क्या आप ऐसा सोच रहे थे? एक मनोवैज्ञानिक और शिक्षक के रूप में मैं अवसाद में बहुत रुचि रखता हूँ। यह कॉलेज परिसरों में, विशेष रूप से फरवरी और मार्च में बेतहाशा फैलता है। सर्दी खत्म नहीं हुई है, गर्मी का मौसम नहीं दिख रहा है, काम का बोझ बढ़ गया है और रिश्ते अक्सर खराब हो जाते हैं। फिर भी यह मेरे लिए लंबे समय से स्पष्ट है कि अलग अलग छात्र अवसाद को नाटकीय रूप से अलग अलग तरीकों से संभालते हैं। कुछ लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। अन्य, हालांकि दुखी महसूस करते हैं, लेकिन टिके रहते हैं। वे खुद को घसीटकर कक्षा में ले जाते हैं, अपना काम करते रहते हैं और अपना ख्याल रखते हैं, ताकि जब वे बेहतर महसूस करें तो उनका जीवन बरकरार रहे। कुछ समय पहले हमने यह देखने का फैसला किया कि क्या मानसिकता इस अंतर में कोई भूमिका निभाती है। यह पता लगाने के लिए हमने छात्रों की मानसिकता को मापा और फिर उन्हें फरवरी और मार्च में 3 सप्ताह के लिए एक ऑनलाइन डायरी रखने को कहा। हर दिन वे अपने मूड, अपनी गतिविधियों और समस्याओं से निपटने के तरीके के बारे में सवालों के जवाब देते थे। हमने जो पाया वह यह है। सबसे पहले, निश्चित मानसिकता वाले छात्रों में अवसाद का स्तर अधिक था। हमारे विश्लेषण से पता चला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अपनी समस्याओं और असफलताओं के बारे में सोचते रहते थे। मूल रूप से इस विचार से खुद को परेशान करते थे कि असफलताओं का मतलब है कि वे अक्षम या अयोग्य हैं। यह मेरे दिमाग में घूमता रहता था, तुम एक मूर्ख हो। मैं इस विचार को छोड़ ही नहीं पाया कि इसने मुझे कमतर बना दिया है। फिर से,
असफलताओं ने उन्हें लेबल कर दिया और उन्हें सफलता का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और जितना अधिक वे उदास महसूस करते थे, उतना ही वे चीजों को जाने देते थे, उतना ही कम वे अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कार्रवाई करते थे। उदाहरण के लिए, उन्होंने वह नहीं पढ़ा जो उन्हें चाहिए था, उन्होंने अपना असाइनमेंट समय पर जमा नहीं किया, और वे अपने कामों को पूरा नहीं कर पाए। हालांकि स्थिर मानसिकता वाले छात्रों में अवसाद अधिक था, फिर भी विकास मानसिकता वाले बहुत से लोग थे जो बहुत दुखी महसूस करते थे। यह अवसाद का चरम मौसम था। और यहाँ हमने वास्तव में कुछ आश्चर्यजनक देखा। विकास मानसिकता वाले लोग जितना अधिक उदास महसूस करते थे, गंभीर अवसाद को छोड़कर, उतना ही वे अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए कार्रवाई करते थे, उतना ही वे अपने स्कूल के काम को जारी रखने के लिए सुनिश्चित करते थे, और उतना ही वे अपने जीवन को बनाए रखते थे। जितना बुरा वे महसूस करते थे, उतना ही वे दृढ़ निश्चयी होते जाते थे। वास्तव में, जिस तरह से वे व्यवहार करते थे, उससे यह जानना मुश्किल हो सकता था कि वे कितने हताश थे। यहाँ एक कहानी है जो एक युवा ने मुझे बताई। मैं एक नया छात्र था और यह पहली बार था जब मैं घर से दूर था। हर कोई अजनबी था, पाठ्यक्रम कठिन थे, और जैसे जैसे साल बीतता गया मैं और अधिक उदास महसूस करने लगा। आखिरकार, यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां मैं सुबह बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाता था। लेकिन हर दिन मैं खुद को उठने, नहाने, दाढ़ी बनाने और जो भी करने की जरूरत थी, उसे करने के लिए मजबूर करता था। एक दिन मैं वास्तव में बहुत निराश हो गया और मैंने मदद मांगने का फैसला किया। इसलिए मैं अपने मनोविज्ञान पाठ्यक्रम में शिक्षण सहायक के पास गया और उसकी सलाह मांगी। क्या आप अपनी कक्षाओं में जा रहे हैं? उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। क्या आप अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं? हाँ। क्या आप अपनी परीक्षाओं में ठीक कर रहे हैं? हाँ। ठीक है, उसने मुझे सूचित किया। तो आप उदास नहीं हैं? हाँ, वह उदास था, लेकिन वह विकास मानसिकता वाले लोगों की तरह ही सामना कर रहा था, दृढ़ संकल्प के साथ। क्या स्वभाव का इससे बहुत लेना देना नहीं है? क्या कुछ लोग स्वभाव से संवेदनशील नहीं होते हैं, जबकि अन्य बस चीजों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं? स्वभाव निश्चित रूप से एक भूमिका निभाता है, लेकिन मानसिकता कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हमने लोगों को विकास की मानसिकता सिखाई, तो इससे उनके उदास मूड पर प्रतिक्रिया करने का तरीका बदल गया। जितना बुरा वे महसूस करते थे, उतना ही वे प्रेरित होते थे और जितना अधिक वे अपने सामने आने वाली समस्याओं का सामना करते थे। संक्षेप में, जब लोग निश्चित लक्षणों में विश्वास करते हैं, तो उन्हें हमेशा असफलता द्वारा मापा जाने का खतरा रहता है। यह उन्हें स्थायी रूप से परिभाषित कर सकता है। वे चाहे कितने भी स्मार्ट या प्रतिभाशाली क्यों न हो, यह मानसिकता उन्हें उनके सामना करने के संसाधनों से वंचित करती है। जब लोग मानते हैं कि उनके मूल गुणों को विकसित किया जा सकता है, तो असफलताएं अभी भी दुख पहुंचा सकती हैं, लेकिन असफलताएं उन्हें परिभाषित नहीं करती हैं। और अगर क्षमताओं का विस्तार किया जा सकता है, अगर परिवर्तन और विकास संभव है, तो सफलता के लिए अभी भी कई रास्ते हैं। मानसिकताएं प्रयास के अर्थ को बदल देती है। बचपन में हमें प्रतिभाशाली लेकिन अनियमित खरगोश और मेहनती लेकिन स्थिर कछुए के बीच चुनाव करने को कहा जाता था। सबक यह था कि धीमे और स्थिर रहने वाला ही दौड़ जीतता है। लेकिन वास्तव में, क्या हम में से कोई कभी कछुआ बनना चाहता था? नहीं, हम बस कम मूर्ख खरगोश बनना चाहते थे। हम हवा की तरह तेज और थोड़े ज्यादा रणनीतिक बनना चाहते थे, जैसे कि फिनिश लाइन से पहले बहुत ज्यादा झपकी न लेना। आखिरकार, हर कोई जानता है कि जीतने के लिए आपको आगे आना होगा। कछुए और खरगोश की कहानी ने प्रयास की शक्ति को सामने लाने की कोशिश में प्रयास को बदनाम कर दिया।
इसने इस छवि को पुष्ट किया कि प्रयास मेहनत करने वालों के लिए है और सुझाव दिया कि दुर्लभ मामलों में जब प्रतिभाशाली लोग गेंद को गिरा देते हैं तो मेहनत करने वाले चुपके से निकल सकते हैं। वह छोटा इंजन जो ऐसा कर सकता था, वह ढीला ढाला हाथी और वह मैला कुचैला टगबोट, वे प्यारे थे। वे अक्सर उनसे बेहतर होते थे और जब वे सफल होते थे तो हम उनके लिए खुश होते थे। वास्तव में आज भी मुझे याद है कि मैं उन छोटे जीवों या मशीनों से कितना प्यार करता था, लेकिन मैं किसी भी तरह से उनसे खुद को नहीं जोड़ पाया। संदेश यह था, यदि आप इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि आप सबसे छोटे हैं, यदि आपके पास कोई योग्यता नहीं है, तो आपको पूरी तरह असफल होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक प्यारे, मनमोहक छोटे मेहनती व्यक्ति हो सकते हैं और शायद यदि आप वास्तव में इस पर काम करते हैं और सभी तिरस्कारपूर्ण दर्शकों का सामना करते हैं, सफल भी हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योग्यता स्वीकार करूंगा। समस्या यह थी कि इन कहानियों ने इसे या में बदल दिया। या तो आपके पास योग्यता है या आप प्रयास करते हैं, और यह निश्चित मानसिकता का हिस्सा है। प्रयास उन लोगों के लिए है जिनके पास योग्यता नहीं है। निश्चित मानसिकता वाले लोग हमें बताते हैं, अगर आपको किसी चीज पर काम करना है तो आपको उसमें अच्छा नहीं होना चाहिए। वे आगे कहते हैं, सच्चे प्रतिभाशाली लोगों के लिए चीजें आसानी से मिल जाती हैं। मैं इलिनॉइस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में एक युवा प्रोफेसर था। देर रात मैं मनोविज्ञान भवन से गुजर रहा था और मैंने देखा कि कुछ संकाय कार्यालयों में रोशनी जल रही थी। मेरे कुछ सहकर्मी देर तक काम कर रहे थे। वे शायद उतने होशियार नहीं होंगे जितने मैं हूँ, मैंने खुद से सोचा। मुझे कभी नहीं लगा कि वे भी उतने ही होशियार और ज्यादा मेहनती हो सकते हैं। मेरे लिए यह या तो था या, और यह स्पष्ट था कि मैं या तो को या से ज्यादा महत्व देता हूँ। मैल्कम ग्लैडवेल, लेखक और न्यू यॉर्कर के लेखक, ने सुझाव दिया है कि एक समाज के रूप में हम प्रयास के माध्यम से उपलब्धि की तुलना में प्राकृतिक, सहज उपलब्धि को महत्व देते हैं। हम अपने नायकों को अलौकिक क्षमताएं प्रदान करते हैं जो उन्हें अनिवार्य रूप से उनकी महानता की ओर ले जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे मिडोरी गर्भ से बाहर आकर बांसुरी बजा रही हो, माइकल जॉर्डन ड्रिबलिंग कर रहा हो और पिकासो डूडलिंग कर रहा हो। यह निश्चित मानसिकता को पूरी तरह से दर्शाता है, और यह हर जगह है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक रिपोर्ट उन महिला स्नातकों के बीच चिंता और अवसाद के बारे में चेतावनी देती है जो प्रयासहीन पूर्णता की आकांक्षा रखती हैं। उनका मानना है कि उन्हें बिना प्रयास किए या कम से कम प्रयास करते हुए दिखाई दिए बिना संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण नारीत्व और संपूर्ण विद्वता प्रदर्शित करनी चाहिए। अमेरिकी ही ऐसे लोग नहीं हैं जो प्रयास का तिरस्कार करते हैं। फ्रांसीसी कार्यकारी पियरे शेवेलियर कहते हैं, हम प्रयास करने वाले देश नहीं हैं। आखिरकार, अगर आपके पास सवॉयर फेयर, जानकारी और कूल का मिश्रण है तो आप बिना प्रयास के काम कर सकते हैं। हालांकि विकास की मानसिकता वाले लोग कुछ अलग ही मानते हैं। उनके लिए प्रतिभाशाली लोगों को भी अपनी उपलब्धियों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वे कहेंगे कि उपहार होने में क्या वीरता है। वे उपहार की सराहना कर सकते हैं, लेकिन वे प्रयास की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपकी क्षमता चाहे जो भी हो, प्रयास ही वह है जो उस क्षमता को प्रज्वलित करता है और उसे उपलब्धि में बदल देता है। सी बिस्किट। यहाँ एक घोड़ा था जो इतना टूटा हुआ था कि उसे सुला दिया जाना चाहिए था। वास्तव में यहाँ लोगों की एक पूरी टीम थी, जॉकी, मालिक, प्रशिक्षक, जो किसी न किसी तरह से क्षतिग्रस्त थे। फिर भी अपने दृढ़ निश्चय और सभी बाधाओं के बावजूद उन्होंने खुद को विजेताओं में बदल लिया।
एक निराश राष्ट्र ने इस घोड़े और सवार को इस बात का प्रतीक माना कि धैर्य और भावना के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है। सी बिस्किट की लेखिका लॉरा हिलन ब्रांड के बारे में समानांतर कहानी भी उतनी ही मार्मिक है। अपने कॉलेज के वर्षों में गंभीर, बार बार होने वाली पुरानी थकान से पीड़ित, जो कभी दूर नहीं हुई, वह अक्सर काम करने में असमर्थ थी। फिर भी घोड़े की कहानी में कुछ ऐसा था जिसने उसे जकड़ लिया और प्रेरित किया, ताकि वह इच्छाशक्ति की जीत के बारे में एक हार्दिक, शानदार कहानी लिख सके। यह पुस्तक सीबिस्किट की जीत और उसकी अपनी जीत का समान रूप से प्रमाण थी। विकास मानसिकता के लेंस के माध्यम से देखा जाए तो ये प्रयास की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में कहानियां हैं, आपकी क्षमता को बदलने और एक व्यक्ति के रूप में आपको बदलने के लिए प्रयास की शक्ति। लेकिन निश्चित मानसिकता के माध्यम से फिल्टर किया गया, यह 3 पुरुषों और एक घोड़े के बारे में एक शानदार कहानी है, सभी कमियों के साथ, जिन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। उच्च प्रयास, बड़ा जोखिम। निश्चित मानसिकता के दृष्टिकोण से प्रयास केवल कमियों वाले लोगों के लिए है, और जब लोग पहले से ही जानते हैं कि उनमें कमी है, तो शायद उनके पास कोशिश करने से खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रसिद्धि का दावा किसी भी कमी का न होना है, अगर आपको एक प्रतिभाशाली, एक प्रतिभा या एक प्राकृतिक माना जाता है, तो आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। प्रयास आपको कम कर सकता है। नादजा सालिर्नो सोननबर्ग ने 10 साल की उम्र में फिलाडेल्फिया ऑर्केस्ट्रा के साथ वायलिन बजाना शुरू किया। फिर भी जब वह महान वायलिन शिक्षिका डोरोथी डेले के साथ अध्ययन करने के लिए जुलियार्ड पहुंची, तो उसकी आदतों का एक बहुत बड़ा भंडार था। उसकी उंगलियों का इस्तेमाल और झुकना अजीब था और वह अपने वायलिन को गलत स्थिति में पकड़ती थी, लेकिन उसने बदलने से इनकार कर दिया। कई सालों के बाद उसने देखा कि अन्य छात्र उसके बराबर आ गए हैं और उससे भी आगे निकल गए हैं और अपनी किशोरावस्था के अंत तक उसके पास आत्मविश्वास का संकट था। मुझे सफलता की आदत थी, अखबारों में प्रतिभाशाली लेबल की, और अब मैं असफल महसूस कर रहा था। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति कोशिश करने से डरता था। मैं जिस चीज से गुजर रहा था, वह सब डर में बदल गई। कोशिश करने और असफल होने का डर। अगर आप ऑडिशन देने जाते हैं और वास्तव में कोशिश नहीं करते हैं, अगर आप वास्तव में तैयार नहीं हैं, अगर आपने उतनी मेहनत नहीं की जितनी आप कर सकते थे और आप जीत नहीं पाते हैं, तो आपके पास एक बहाना है। यह कहने से ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, मैंने अपना सब कुछ दिया और यह काफी अच्छा नहीं था। कोशिश करने और फिर भी असफल होने का विचार, खुद को बहाने के बिना छोड़ना, निश्चित मानसिकता के भीतर सबसे बुरा डर है, और इसने उसे परेशान और पंगु बना दिया। उसने अपनी कक्षा में अपना वायलिन लाना भी बंद कर दिया था। फिर एक दिन, धैर्य और समझ के वर्षों के बाद, डेले ने उससे कहा, सुनो, अगर तुम अगले हफ्ते अपना वायलिन नहीं लाओगे, तो मैं तुम्हें अपनी कक्षा से बाहर निकाल दूंगा। सालिर्नो सोननबर्ग को लगा कि वह मजाक कर रही है, लेकिन डेले सोफे से उठी और शांति से उसे बताया, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर तुम अपनी प्रतिभा बर्बाद करने जा रही हो, तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। यह बहुत समय से चल रहा है, प्रयास इतना डरावना क्यों है? इसके 2 कारण हैं। पहला यह कि स्थिर मानसिकता में महान प्रतिभाशाली लोगों को इसकी जरूरत नहीं होती, इसलिए सिर्फ इसकी जरूरत आपकी क्षमता पर छाया डालती है। दूसरा यह कि जैसा कि नादजा सुझाती है, यह आपके सभी बहाने छीन लेता है। बिना प्रयास के आप हमेशा कह सकते हैं, मैं रिक्त स्थान भरें हो सकती थी, लेकिन एक बार जब आप कोशिश करते हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। किसी ने एक बार मुझसे कहा था, मैं योयो माँ हो सकती थी। अगर उसने वास्तव में इसके लिए प्रयास किया होता, तो वह ऐसा नहीं कह पाती।
सालरनो सोननबर्ग डेले को खोने से डरती थी। उसने आखिरकार फैसला किया कि कोशिश करना और असफल होना, एक ईमानदार विफलता, उस कोर्स से बेहतर था जिस पर वह थी, और इसलिए उसने आगामी प्रतियोगिता के लिए डेले के साथ प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। पहली बार उसने पूरी ताकत लगाई और वैसे जीत भी गई। अब वह कहती है, यह एक ऐसी बात है जो मैं सच में जानती हूँ। आपको उन चीजों के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और जब आपको संगीत पसंद हो तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रिश्तों में भी प्रयास का डर हो सकता है, जैसा कि अमांडा के साथ हुआ, जो एक गतिशील और आकर्षक युवती है। मेरे बहुत सारे पागल बॉयफ्रेंड थे, बहुत सारे। वे अविश्वसनीय से लेकर असावधान तक थे। एक बार के लिए एक अच्छे लड़के के बारे में क्या ख्याल है? मेरी सबसे अच्छी दोस्त कार्ला हमेशा कहती थी। यह ऐसा था, तुम इससे बेहतर की हकदार हो। तो फिर कार्ला ने मुझे अपने ऑफिस के एक लड़के रॉब से मिलवाया। वह बहुत बढ़िया था, और सिर्फ पहले दिन ही नहीं। मुझे यह बहुत पसंद आया। यह ऐसा था, हे भगवान, एक आदमी जो वास्तव में समय पर आता है। फिर यह गंभीर हो गया और मैं घबरा गया। मेरा मतलब है, यह आदमी वास्तव में मुझे पसंद करता था, लेकिन मैं यह सोचना बंद नहीं कर सका कि अगर वह वास्तव में मुझे जानता है तो वह मुझसे दूर हो सकता है। मेरा मतलब है, क्या होगा अगर मैंने वास्तव में कोशिश की और यह काम नहीं किया? मुझे लगता है कि मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता था। कम प्रयास, बड़ा जोखिम। विकास की मानसिकता में किसी चीज को बुरी तरह से चाहना, यह सोचना कि आपके पास इसे हासिल करने का मौका है और फिर इसके बारे में कुछ भी नहीं करना लगभग अकल्पनीय है। जब ऐसा होता है तो मैं जो कर सकती थी वह दिल तोड़ने वाला होता है, सुकून देने वाला नहीं। 1930 से 1950 के दशक में कुछ ही अमेरिकी महिलाएं थीं जो क्लेयर बूथ लूज से ज्यादा सफल थी। वह एक प्रसिद्ध लेखिका और नाटककार थी। वह 2 बार कांग्रेस के लिए चुनी गई और वह इटली में राजदूत थी। उन्होंने कहा, मैं वास्तव में सफलता शब्द को नहीं समझती। मुझे पता है कि लोग मेरे बारे में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं समझती। उनके सार्वजनिक जीवन और निजी त्रासदियों ने उन्हें उनके सबसे बड़े प्यार, थिएटर के लिए लेखन से दूर रखा। उन्हें द वुमेन जैसे नाटकों से बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए तीखे, सेक्सी कॉमेडी लिखना ठीक नहीं था। उनके लिए राजनीति ने व्यक्तिगत रचनात्मक प्रयास प्रदान नहीं किया, जिसकी उन्हें सबसे अधिक सराहना थी, और पीछे मुड़कर देखने पर वह थिएटर के प्रति अपने जुनून को आगे न बढ़ाने के लिए खुद को माफ नहीं कर पाती। उन्होंने कहा, मैं अक्सर सोचती थी कि अगर मुझे आत्मकथा लिखनी पड़े तो मेरा शीर्षक होगा एक असफलता की आत्मकथा। बिली जीन किंग का कहना है कि यह सब इस बारे में है कि आप पीछे मुड़कर क्या देखना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। मैं उनसे सहमत हूँ। आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं, मैं हो सकता था, अपने अप्रयुक्त उपहारों को ट्रॉफी की तरह चमकाते हुए। या आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं, मैंने उन चीजों के लिए अपना सब कुछ दिया जिनकी मुझे सराहना थी। इस बारे में सोचे कि आप पीछे मुड़कर क्या देखना और कहना चाहते हैं। फिर अपनी मानसिकता चुनें। ज्ञान को कार्रवाई में बदलना निश्चित रूप से निश्चित मानसिकता वाले लोगों ने ऐसी किताबें पढ़ी हैं जो कहती हैं, सफलता का मतलब है अपना सर्वश्रेष्ठ होना, दूसरों से बेहतर होना नहीं। असफलता एक अवसर है, निंदा नहीं। प्रयास ही सफलता की कुंजी है। लेकिन वे इसे व्यवहार में नहीं ला पाते क्योंकि उनकी मूल मानसिकता, निश्चित गुणों में उनका विश्वास, उन्हें कुछ अलग ही बता रहा है कि सफलता का मतलब दूसरों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली होना है,
कि असफलता आपको मापती है, और यह कि प्रयास उन लोगों के लिए है जो प्रतिभा के आधार पर सफल नहीं हो सकते।